13.4 से 8, 9, 11 होमवर्क है 13.3 से? सर 13.4 से 3 तो हो गई थी पूरी। अच्छा 13.4 से 8, 9, 11 था। कर लिया? किसी को डाउट है 8, 9, 11 में? आंसर मैच हो गए? किसी को आंसर पता करने हैं क्या कि उसके बाद आंसर ना हो? और यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता दो भाई। F1 और F2 क्या है? सर 28 और 24। सर 28 एंड 24। 28 एंड 24। किसी का डाउट है? किसी का डाउट है? यस सर। ओके, कह रहा द मीन ऑफ द फॉलोइंग frequency distribution is 50 but the frequencies F1 F2 are not known. Find the frequency, the sum of all the frequencies is 120. तो देखो यहाँ पर मीन दे रखा है और सारी फ्रीक्वेंसीज का सम दे रखा है। तो दो इंफॉर्मेशन दे रखी हैं और दो अननोन है। तो ठीक है, दो इक्वेशन बन जाएंगे और उनको सॉल्व करके हम उन दोनों वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन तो बहुत ही इजी है कि इन सबका सम 120 है। That means 17 plus F1 plus 32 plus F2 plus 19. This is equal to 120. Ninisha, why are you in the class? F1 plus F2 यहाँ से वो कितना आ जाएगा? That is 49, 50, 66. I think 54 आ जाएगा। ए 54 आ सर रहा है? 52। 52 आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। 32 and 51 हुआ और 58, 68 और 52। ठीक है, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन बनेगी बाय फाइंडिंग द मीन। मीन कैसे निकालते हैं इनका? तो ये तो नॉर्मल मेथड है, मैं डायरेक्टली क्लास मार्क लिख रहा हूँ। तो 0 से 20 का 10 हो गया, देन 30 हो गया, 50 हो गया, 70 हो गया और 90 हो गया। इनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई 17, F1, 32, F2 एंड 19। डायरेक्ट मेथड यूज कर लें। जब भी अननोन वाला केस हो डायरेक्ट मेथड यूज करना, कुछ सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करना, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। सो लेट अस फाइंड xi into fi। ये तो करते हैं मीन निकालने के लिए। xi into fi निकाला तो हो गया 170, 30 F1, 32 into 50 हो जाएगा 1600, 70 F2 और 1710। नाउ मीन क्या हो जाएगा? मीन 50 ऑलरेडी दे रखा है। दिस इज इक्वल टू सिग्मा xi fi। इन सबको ऐड करना होगा। ऐड करके क्या आ रहा है बताएगा क्या? बताएगा कोई? उसने किया है? सर 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। 3480 यस सर। प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अंशुमन प्रोसेस समझ में आ रहा है? यस सर। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ऑलरेडी दे रखी हैं 120 है। तो यहाँ से देखो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 120 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 120 into 50 हो जाएगा 6000 is equal to 3480 plus 30 F1 plus 70 F2। यहाँ से आ गया 30 F1 plus 70 F2 is equal to, और उधर बचेगा 2520। तीनों में 10 कॉमन है, कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं एंड वी गॉट सेकंड इक्वेशन 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 252। क्या अंशुमन इन दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो? यस सर कर। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो F1 और F2 की वैल्यू आ जाएगी। निनेशिया मैं कितनी बार बोल लूं तुम्हें? सर हाँ सर, लीव द क्लास। पेरेंट्स से बात करो उसके बाद आना क्लास में। चलो नेक्स्ट कौन सा दिया था? नाइन्थ का आंसर P और Q की वैल्यू
5 and 7. 5 और 5 7. and 7. 5 and 7. डाउट किसी को? किसी को डाउट 9th No, में? sir. इस तरह के क्वेश्चन में आ सकते हैं जब अननोन फ्रीक्वेंसीज में हो और वैल्यू दे रखी हो मीन, मीडियन या मोड की. ओके. उसके बाद आएगा 11 दिया था. Yes, Yes, sir. sir. 11 का आंसर सर 17.81 और 17.75. 17.81 एंड 17.75. 75. सबका आ रहा है? किसी को डाउट? No, sir. Sir, calculation mistake. तुम्हें कैसे पता कैलकुलेशन मिस्टेक? Sir, मेरी. हाँ, तुम्हें कैसे पता कैलकुलेशन मिस्टेक? हो सकता है कहीं और हो. Yes, sir. ओके, चेक कर लेना फिर से. चलो, सो आई थिंक ये चैप्टर भी हमारा ओवर है. नेक्स्ट चैप्टर क्या था? कुछ डिसाइड हुआ था क्या पहले से ही? नहीं हुआ था. ओके, लेट्स सी टेस्ट वाइज क्या क्या हमारा रह रहा है. और आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमारा ऑलरेडी रिवाइज्ड है. अब तो मैं बस लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं एक बार और करा दूंगा तुम लोगों को. और परसों तुम्हारी डेट शीट भी आ रही है, आई गेस पता है तुम लोगों को. Yes, sir. ठीक है. व्हाट आर यू होपिंग कि मार्च में हो जाए या लेट हो? क्या हुआ? सर, अभी भी हो हो जाए. जाए, बस बता दो कब होंगे. आई गेस मार्च में हो जाए, तुम्हारा भी काम खत्म हो. अगर डिले होगा तो तुम्हें नुकसान ही, कितना वेट करोगे फिर, वो बोरियत लगती है. तैयारी तो हो ही रखी है. चलो, नेक्स्ट टेस्ट हमारा 8-14 ऑलरेडी हो चुका है. नेक्स्ट टेस्ट है 7, 9 एंड 15. चैप्टर 7 इज कोऑर्डिनेट आई गेस. Yes, sir. 7 हो चुका है, 9 हो चुका है, 15 भी हो चुका है. That leaves the next test 3, 4 and 6. 3 हो चुका है क्या? हमारा लीनियर इक्वेशन है 3 ना शायद. क्या चैप्टर 3 हमारा रिवाइज हो चुका है? सर मैं 3 हूँ सर. No, नहीं. sir. ओके, चैप्टर 3 कर लेते हैं. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इनमें से कोई भी कर सकता है. और तुम्हें कुछ और करना. 4 इज क्वाड्रेटिक एंड देन 6 इज ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स भी हो गया है ना ये? एक बार हो चुका है लेकिन से बहुत टाइम हो गया. मतलब एग्जाम्पलर हुआ है क्या उसका? तो याद नहीं है कुछ. चलो 3 कर लेते हैं, सेफ बेट है. सो आई विल शेयर द पीडीएफ, देन आई विल डू अ क्विक रिवीजन आल्सो. रिवीजन एक बार कर लेते हैं. आई थिंक ये चैप्टर बहुत दिनों से रिवाइज नहीं हुआ है, कुछ लोग भूल भी गए होंगे. इजी सा चैप्टर है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है. और ये तुम बहुत टाइम से कर भी रहे हो. क्लास 8 से लीनियर इक्वेशन शुरू हो जाती है, 9th में भी चलती है, 10th में भी चलती है. ऑल्दो इस साल जो सोल्यूशन वाला पार्ट होता है वो नया होता है, बट आई थिंक साइंस में भी यूज होता है और अदर चैप्टर्स में भी यूज होता है. तो प्रैक्टिस में अच्छे हो जाती है, तो कंफर्टेबल हो जाते हैं लोग. चलो, सो इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर, तो द चैप्टर स्टार्ट्स विद आई गेस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमें बताना होता है कि कितने सोल्यूशन होंगे और किस तरह के सोल्यूशन होंगे. Yes, sir. Yes, sir. मैं एक बार पीडीएफ निकाले लेता हूँ तो एक ऑर्डर मिल जाएगा. और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो चैप्टर में हमें इन सबको सॉल्व तो करना है, बट सबसे पहले तो हम सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं. कई सारे डिफरेंट नाम से क्वेश्चन बन सकता है. हो सकता है वो ग्राफ की बात कर ले, हो सकता है वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बोल दे, या हो सकता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल दे. सारी एक ही बातें हैं. एक पेयर ऑफ इक्वेशन में हमें ऑब्जर्व करना है कि सिस्टम कैसा है. सिस्टम कैसा होने का मतलब क्या है? पहले तो सिस्टम को दो तरह से डिफाइन कर दिया गया है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. नाउ कंसिस्टेंट में दो केस बन जाएंगे कि एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. नो सोल्यूशन में कोई और केस नहीं है. नो सोल्यूशन का मतलब है नो सोल्यूशन. ठीक है, सिंपल सी बात है. Now how to observe that? So for this we don't need to solve the equation, we just
need to check these ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. ओके, तो पहला केस अगर ये तीनों ही इक्वल होते हैं, दैट मीन्स कि ये जो सिस्टम है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये बेसिकली सेम ही इक्वेशंस हो जाएंगे अगर तीनों का रेशियो सेम है। दैट मीन्स किसी एक इक्वेशन में कोई मल्टीप्लाई कर दिया गया, इक्वेशन तो चेंज हुई नहीं, बट अगर इसको डिफरेंट इक्वेशन मान लिया जाए और ग्राफ बना लिया जाए तो सेम लाइन बन जाएंगी। सो एवरी पॉइंट इज अ सॉल्यूशन। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, so we'll say that this system is consistent, it has infinite solution। Infinite. और ग्राफ की बात किया तो किस तरह की लाइंस बनेंगी यहाँ पर? Coincident. कोइंसिडेंट लाइन। हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये पूछ ले कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the given system of equation will have coincident lines। that means ये सेम सारी एक ही बातें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस एंड सिस्टम की बात किया तो कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। सेकंड केस बन रहा है कंसिस्टेंट सिस्टम का ही कि a1 upon a2 इक्वल आ रहा है, सॉरी नॉट इक्वल टू आ रहा है b1 upon b2 में। अगर ये केस आ जाता है तो ये बहुत ही सिंपल केस है, तुम्हें c1 upon c2 देखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज सफिशिएंट टू टेल कि these two will have a unique solution। और अगर ग्राफ बनेगा तो किस तरह की लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्शन ही तो सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज द लास्ट केस, दैट इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is not equal to c1 upon c2. This is the condition for an inconsistent system. That means this pair of equations will have no solution। ग्राफ की बात की जाए तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है, सब लोग उसको अच्छे से करना। लिख रहा है कोई? No, sir. Okay. Next thing after this is solving the pair of equation। तो solving the equation के तीन मेथड हुआ करते हैं। पहला मेथड था substitution मेथड, दूसरा मेथड था elimination मेथड और तीसरा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई गेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से हट गया है, कोई कंफर्म कर सकता है? Yes, किसी को याद sir. है? ग्राफिकल मेथड भी था। एंड ग्राफिकल मेथड, ठीक है, आई वाज टॉकिंग अबाउट अलजेब्राइक मेथड एंड दैट इज वन ग्राफिकल मेथड। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम ग्राफिकल मेथड की बात करें तो क्या करेंगे? अगर आप पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं और कह रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, दैट मींस हमें इसको अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं करना है, कैलकुलेशंस नहीं करनी है, ग्राफ बना के सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशंस और जहां भी वो इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट विल गिव अस द सॉल्यूशन। ठीक है, और अगेन वो सॉल्यूशन भी हमें ग्राफ से ही ऑब्जर्व करना है, ऐसे पढ़ के नहीं कि हाँ दिख रहा है या कहीं साइड में सॉल्व करके दिखा दिया। मान लो एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, दैट मींस ये जो पॉइंट है जो दोनों लाइंस में प्रेजेंट है दैट इज द सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे? ग्राफ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सॉल्यूशन और ये आ गया वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सॉल्यूशन। समझ गए बात? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। यूजुअली क्वेश्चन में कहता नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, ऑल्दो कभी कभी कह भी देता है। अगर कह दिया है तो जो मेथड से कहा गया उसी से सॉल्व करना है, और नहीं कहा गया तो इट्स योर चॉइस, तुम्हें जो भी मेथड अच्छा लगे। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन, नाम से ही क्लियर है। हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल लेंगे और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं और दूसरे में पुट कर सकते हैं, कभी भी सेम इक्वेशन से निकाल के सेम इक्वेशन में ही पुट नहीं कर देना है। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। मान लो आ गया x + 2y लेट्स से इज इक्वल टू 8 एंड 3x - y इज इक्वल टू 3 and we have to solve this using
सब्स्टिट्यूशन। अभी किसी का मन कर रहा है कि यार पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पहली इक्वेशन से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 2y, और यही वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। ऐसा कर दोगे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, उसको हमें सॉल्व करना आता है। समझ में आ गई बात? कोई कह रहा नहीं मैं पहले इक्वेशन से y की वैल्यू निकालूंगा, निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस x अपॉन 2। अब अपॉन अपॉन आ जाता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए रिकमेंडेड है कि सिंपल तरीके से करना है। गलत कुछ भी नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सही है, बट आई वुड रिकमेंड कि ये अच्छा लग रहा है, इसमें कोई अपॉन वगैरह में नहीं है, फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, सो इट विल बी इजियर टू सॉल्व। तो पहले क्वेश्चन से निकाली वैल्यू, दूसरे में पुट कर दी है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 8 माइनस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 24 माइनस 6y माइनस वाई इज इक्वल टू 3, that gives us 7y is equal to 21 and y is equal to 3। किसी को लगता है कि ना मैं दूसरे इक्वेशन से वैल्यू निकालूंगा और पहले में पुट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज आल्सो परफेक्टली फाइन। तो पहली और दूसरी इक्वेशन थोड़ी होती है, कोई पहली वाली बाद में लिख दे, दूसरी वाली पहले लिख दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक मिनट अटेंडेंस ले लो जिनका होमवर्क कंप्लीट है, बच्चे को देखना। चलो नेक्स्ट मेथड जो हमारा है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, एंड दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड। सबसे ज्यादा यही मेथड यूज होता है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट कैसे करते हैं, उनके कोफिशिएंट को सेम बनाकर। suppose we have equation 2x plus 3y is equal to 12, 7x minus 2y is equal to suppose 8. We need to solve this equation using elimination method. तो हमारा पर्पस क्या रहेगा कि दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बना लें। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एलसीएम ही हो, यूजुअली तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों नंबर का एलसीएम ले लें, बट कोई दिक्कत तुम कभी भी तुम्हें कोई भी नंबर दिखता है कि यार मैं इक्वल बना सकता हूँ किसी नंबर मल्टीप्लाई करके दोनों में, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इक्वेशन में किसी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑलवेज अलाउड। किसी भी इक्वेशन में किसी भी नंबर से हम बोथ साइड हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू ऑब्जर्व कि क्रॉस में कर दिया करो। जैसे सपोज आई वांट टू एलिमिनेट x, तो मैं x को दोनों से x के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल बनाऊंगा। x में एक में 2 है, एक में 7 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दैट विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल। कोई चाह रहा है कि मैं y को एलिमिनेट करूंगा, तो एक में y में 3 है और एक में -2 है, तो ऊपर -2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दे बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट। बात समझ में आ गई? सबको याद आ गया है? जिनको नहीं आता था ये क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो अगर तुम्हें एलसीएम वगैरह नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे कोफिशिएंट क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ तो मैं ऊपर 7 से कर दूंगा क्योंकि नीचे 7 है x में, और नीचे 2 से कर दूंगा क्योंकि ऊपर 2 है x में। नाउ ये करने के बाद हमारी दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। 14x प्लस 21y इज इक्वल टू 84, 14x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 14 पूरा कैंसिल, 25y इज इक्वल टू 68, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। एक बार y की वैल्यू आ जाएगी तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लास्ट मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे भी वो बहुत ज्यादा कहीं यूज नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हट गई है, तो ऐसे टेंशन वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं कि जो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन होती नहीं है बट दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर इक्वेशंस। इसका कुछ पोर्शन हटा तो नहीं है, मैं एक बार सिलेबस देख ही लेता हूँ, काफी दिनों से देखा नहीं कि क्या डिलीट हुआ था।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा है, दैट्स इट। ओके, तो जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू यूनिट इक्वेशन होता है दैट इज बिग क्वेश्चंस, और इससे ही बड़ा क्वेश्चन आता है यूजुअली ऑप्शन में आ जाता है। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक बार इक्वेशन बना के ये रिड्यूसिबल वाला दे दिया, या फिर वर्ड प्रॉब्लम दे दी गई। तो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव इक्वेशंस लाइक दिस, 2 upon x plus 3 upon y is equal to 10 and 7 upon x plus 8 upon y is equal to 23। तो इन इक्वेशंस को हम कैसे लीनियर इक्वेशन बनाते हैं सबको याद होगा। यहाँ पर हम पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यार, 1 अपॉन x को a ले लेते हैं और 1 अपॉन y को b ले लेते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस विल बी 2a plus 3b is equal to 10, 7a plus 8b is equal to 23। ठीक है, now this can be solved। a की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे ही a आ जाएगा वैसे ही 1 अपॉन x भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इससे भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ ऐसा होता है कि 1 अपॉन 2x माइनस 3y प्लस 2 upon x minus 2y is equal to 8 and 7 upon 2x minus 3y plus 3 upon x minus 2y is equal to suppose minus 11। So in that case what do we need to do? इस बार सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इस बार 1 upon 2x minus 3y को मान लेंगे a, कुछ लोग u और v मानते हैं, कोई बात नहीं, वो नाम ही है, कुछ भी मान लो, और इसको मान लेंगे b। तो इक्वेशन देखो क्या बन गई, क्या ये a plus 2b is equal to 8 and 7a plus 3b is equal to minus 11 हो जाएगी। वहां से a और b आ जाएगा, यहाँ तो मैं डबल काम करना है, a और b आ जाएगा, बट अगेन दैट विल बिकम अनदर पेयर ऑफ इक्वेशन। a अगर मालूम चल गया तो a से हमें 2x minus 3y मालूम चल जाएगा, 2x minus 3y, दिस शुड बी इक्वल टू 1 upon a। मान लो कुछ ये ऐसा आ गया है, 7/8 आ गया मान लो, या कुछ भी लिख देता हूँ, 7 आ गया मान लो, और ऐसे जब b मालूम चल जाएगा तो उससे x minus 2y मिल जाएगा, सपोज वो 3 आ गया। We will again solve this pair and hence we will find the value of x and y। ठीक है, पकड़ में आ गई बात? ठीक है, Yes, sir. Yes. Yes, sir. एंड देन होती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें टाइम डिस्टेंस की प्रॉब्लम है। मैं ऊपर ऊपर से हिंट दे दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है, जिसमें प्रॉब्लम होती है कि एक प्लेस ए से प्लेस बी में कोई गया, जिसमें पार्शियली वो बस से गया है, पार्शियली ट्रेन से गया है। याद आया क्वेश्चन? ठीक है, दैट प्रॉब्लम यू नीड टू सॉल्व। बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, याद है ना? मान लो बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई और अप स्ट्रीम में हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, टाइम वर्क प्रॉब्लम, 6 men and 4 women can do a work in this many days, 2 men and 5 women can complete in this many days, in how many days 1 man and 1 woman can complete the work। वो वाली प्रॉब्लम आई गेस ये सारी एग्जाम्पल में मिलेंगी, डिस्कशन तो हो नहीं है, बट कीप इन माइंड कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें पहले से करके जानी है अच्छे से। ठीक है, Yes, sir. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, डू सम क्वेश्चंस। 3.1 करना स्टार्ट करो। There are 13 objective questions, I guess जल्दी हो जाएंगे। 13.1 everyone। Then sure, first exercise chapter 3 आंसर्स मैच करा रहे हैं, और जिसको भी डाउट हो बोल देना। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन डी। Parallel. सर डी। पैरेलल के यहाँ पर a1 Parallel. upon a2 इक्वल है b1 upon b2 की, which is not equal to c1 upon c2 है। c1 और c2 के लिए टेंशन नहीं लेनी, चाहे वो राइट साइड में लिखे हो चाहे वो लेफ्ट साइड में लिखे, रेशियो सेम ही आना है। तो ये नहीं सोचना कि यार लेफ्ट में ले जाऊं कि ना ले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, D. ऑप्शन डी। So zero solution. D. 3, Option D. D. Coincident. Intersecting and नो सॉल्यूशन। The C option. the C. 3 का Coincident. कह रहा है Intersecting if a pair of और equation is consistent, consistent में दो केस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
तो या तो वो इंटरसेक्ट एक लाइन एक पॉइंट पे कर रहे होंगे या कोइंसिडेंट होंगी, दोनों ही ऑप्शन दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। ऑप्शन बोल रहा है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, तो सी हो गया ना। एक दो केस मैंने लिखे हुए हैं, डी कैसे लग रहा है? कंसिस्टेंट में दो केस है ना, यस सर। लेकिन यूनिक है, इनफाइनाइट दोनों ही तो ले रहा है ये, इसीलिए इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। नो सॉल्यूशन। E. दोनों ही लाइन एक्स के पैरेलल, एक एक्स एक्सिस है और एक एक्स सॉरी हाँ एक्स के पैरेलल, एक एक्स एक्सिस खुद हो गई और एक नीचे साइड हो गई, दोनों ही पैरेलल है, इसलिए नो सॉल्यूशन। 5 So intersecting. Intersecting. Intersecting AB. Intersecting at A comma B. at A and A comma B. 6 2. 2. 2 okay. 7 15 upon 4. 15 upon 10 upon 4 8 No value. 4. No value. नो, कोई वैल्यू आई सी? अच्छा कोई वैल्यू आई नहीं। अंशुमन तुम कुछ और बोल रहे थे, डाउट है क्या? सर C की वैल्यू 4. सी की वैल्यू 4 आई है क्या सबकी? No sir, no value. नो वैल्यू आ रही होगी, कह रहा है कि मैं बता देता हूँ इसको कि द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच दिस इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब c अपॉन 6 शुड बी इक्वल टू -1 अपॉन -2 शुड बी इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो c की जरूरत ही नहीं, ये क्या इक्वल हो सकता है? 1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 3 इक्वल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं कभी c की वैल्यू कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सॉल्व किसी और के साथ नहीं करना है c को, जब यही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो बात ही खत्म हो गई, ये पॉसिबल ही नहीं है कभी। Yes sir. ठीक है, चलो 9 D. D. ये नया वर्ड आया है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट नहीं आया इसमें। एक इक्वेशन को दूसरे के मल्टीपल में लिख सकते हैं, और मल्टीपल का मतलब वही हो गया ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। ठीक है, सर 10 डिपेंडेंट मतलब क्या होगा? डिपेंडेंट का मतलब अभी तो मैंने बताया, जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली इक्वेशन होती हैं उनको हम डिपेंडेंट इक्वेशन, हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन इनटू सम कांस्टेंट लिख सकते हैं, ऐसे इक्वेशंस को डिपेंडेंट इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, तुम्हारे लिए मोटा मोटा क्या याद रखना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली ही जो इक्वेशंस होती हैं वही होती हैं डिपेंडेंट वाली। क्वेश्चन नंबर 10 D. B. अभी दो आंसर किसके आद्या क्या आ रहे थे? कौन कौन से आंसर आ रहा था तुम्हारे? बी एंड डी बोथ। तुम लोगों के क्या आ रहा है, बाकी लोगों का? सर D आ रहा. डी आ रहा है, मतलब बी नहीं आना चाहिए। लेट्स चेक। आज जब बी में चेक करोगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3, तो फर्स्ट इक्वेशन में कर रहा है, और सेकंड इक्वेशन में इसमें भी कर ही कर रहा है। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 कर रहा है। और अच्छा, इसमें देखो इशू क्या है, जो बी ऑप्शन है इनमें यूनिक सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन में करा बिछा था यूनिक सोल्यूशन, बी ऑप्शन में देखो इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, जिनमें से एक सोल्यूशन 2,3 भी हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही नहीं होगा। समझ गए? Yes. How important is to observe the language of the question। 2,3 -3 सोल्यूशन है तो इसका, बट एक और वर्ड है जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इट डज नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है आद्या? क्वेश्चन नंबर 11 C. C. 12 D. D. D 13 C. सबका आ गया? किसी का कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? अब No sir. No sir. नाइस, ठीक है, सबको ये चैप्टर लग ही रहा है, आई कैन सी दैट। बाकी होमवर्क में 3.2 कर लेंगे, 6 क्वेश्चन है सिर्फ, आई गेस इजी हैं, और फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Okay sir. Okay. चलो आज के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। Thank you sir. Bye. Thank you sir.